नमस्कार, मैं करुणा शंकर त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब पर। यूपीएसआई की हिंदी श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें 3 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। चौथा चैप्टर आज आपको पढ़ना है क्रिया। बिना देरी के शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम आप डालेंगे क्रिया, चैप्टर है क्रिया, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। क्रिया क्या होती है, इसका मूल क्या होता है, इसका वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है, ये इस टॉपिक में आज आपको पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं क्रिया क्या है। हेडिंग रहेगी क्रिया। आपको पता है क्रिया एक विकारी शब्द है। जब शब्दों का वर्गीकरण मैं आपको बता रहा था, वहां विकार के आधार पर यानी परिवर्तन के आधार पर मैंने आपको शब्दों के भेद बताए थे, 2 प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी में 4 आते थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया उसी में से एक है, यानी कि हम इसकी परिभाषा में जब लिखेंगे कि ऐसे विकारी शब्द, इसका मतलब वही चीज है कि विकारी शब्द है ये क्रिया एक प्रकार का। विकारी शब्द होते क्या है, मैं एक बार आपको रिकॉल करवाता हूं। जिनके लिंग, वचन अथवा कारक किसी में परिवर्तन हो जाए वे शब्द क्या कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। तो क्रिया क्या है, ऐसे विकारी शब्द, ऐसे विकारी शब्द जिनसे, ऐसे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, करने अथवा होने का बोध होता है, क्या कहलाएंगे, क्रिया कहलाएगा। ठीक, मैं आपको बता दूं उदाहरण के लिए, जैसे चलना, बोलना, हंसना, लिखना, ये सब क्या है, ये क्रियाओं के रूप है। जब भी आप सेंटेंस देखेंगे उसमें आप ध्यान देंगे तो कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है। जो कार्य हो रहा होता है वही क्रिया है। क्रिया पहचानना आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी आप बाकी किसी सेंटेंस के पार्ट को आप पहचानते हैं तो सबसे पहले क्रिया ही पकड़ी जाती है। कैसे, जैसे आपको संज्ञा पहचाननी है, या कह सकते हैं कर्ता अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानेंगे, क्रिया के साथ कौन लगाकर प्रश्न किया जाता है। ये मैंने आपको कारक चैप्टर में पढ़ाया था। कौन कर रहा है, जो कर रहा होता है वो कर्ता होता है। अगर आपको कर्म पहचानना है तब भी मैंने आपको कर्म कारक में बताया, तब भी क्रिया पकड़ी जाती है। अगर आपको क्रिया विशेषण पहचानना है तब भी आप क्रिया के ही पीछे पड़ेंगे। तो कुल मिला के ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि क्रिया क्या होती है। तो जब भी आप सेंटेंस को देखें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा शब्द जो ये बताएगा कि इस सेंटेंस में कौन से कार्य की बात की जा रही है। जैसे मैं कहूं वह खेलता है, वह खेलता है, यहां पर आप देखेंगे इसमें क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है। तो खेलना क्या हो जाएगा, खेलता शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अब बात आती है कि क्रिया मूल शब्द है या मूल चीज है या ये किसी चीज से बनी हुई है। तो हेडिंग डालेंगे आप धातु। नेक्स्ट हेडिंग है धातु। धातु क्या होती है, क्रिया का मूल होती है, क्रिया का मूल। ये क्या कहलाती है, ये धातु कहलाती है। आप लिखना चाहें तो डिटेल में लिख लीजिए। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाती है। धातुओं में प्रत्यय लगाने से या उसमें विकार होने से या परिवर्तन होने से क्रियाएं बनती हैं। एक स्ट्रक्चर आप लिखेंगे, धातु प्लस प्रत्यय बराबर क्या हो जाएगा, क्रिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए। क्या लिखा मैंने अभी, धातु क्या होता है, धातु क्रियाओं का मूल होती है। जैसे ये लिखा हुआ है चलना, तो चल क्या है, धातु है ना, इसमें प्रत्यय लगा हुआ है और जो चलना हो गया वो क्या हो गया, क्रिया हो गई। आया समझ में। अब देखिए कि इसको हम एक्सप्लेन करें तो क्या क्या बोलेंगे। ये चल धातु है, धातु क्या हो गया, क्रिया का मूल। इसमें प्रत्यय लगा देते हैं, यानी धातुओं में प्रत्यय लगने से क्रियाएं बनती हैं। एक लाइन ये आप दिमाग में रखेंगे, चाहे तो नोट करिए। धातुओं में प्रत्यय लगने से क्रियाएं बनती हैं। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, अब जब इसमें क्या लगा, प्रत्यय लगा, तो इसमें कोई ना कोई परिवर्तन हुआ,
तो एक लाइन ये भी बोली जा सकती है कि धातुओं में परिवर्तन होने से क्या बनते हैं, क्रिया बनती है। तीसरी लाइन क्या कह सकते हैं, परिवर्तन को ग्रामर की लैंग्वेज में विकार भी कहा जाता है, यानी धातुओं में विकार होने से क्रियाएं बनती हैं। तो ये 3-4 लाइन आप ध्यान रखिएगा। धातुओं में परिवर्तन होने से क्रिया बनती है, एक चीज। दूसरी चीज, धातुओं में विकार उत्पन्न होने से क्रिया बनती है। तीसरी चीज, धातुओं में प्रत्यय लगने से क्रिया बनती है। ये 3 पॉइंट जरूर आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, ये कुछ धातुएं मैं लिख रहा हूं, जैसे चल, यहीं पर यही वाले एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। चल, बोल, ये क्या हो गया, धातु हो गई। हंस, ये क्या हो गया, धातु हो गई। लिख, ये क्या हो गया, धातु हो गई। अब ये क्या हो गई, धातुएं। इन सभी में क्या करते हैं, अगर आपसे पूछें, एग्जाम्पल पूछा जाए कि आप क्रिया के कुछ उदाहरण बताइए, जैसे मैंने अभी यहां लिखा, क्या लिख दिया मैंने, खेलता तो नहीं लिखा ना, क्या लिखा, चलना, बोलना, हंसना, लिखना, पढ़ना, सुनना, खेलना, खाना, ये सब। नोटिस करेंगे अगर आप ध्यान देंगे बात पर, तो सब में लास्ट में हम ना लगा रहे हैं। ये क्रिया का साधारण रूप होता है। अगर मैं बताऊं तो नोट करके आप लिखिएगा कॉपी में कि धातुओं में ना प्रत्यय लगने से जो क्रियाएं बनती हैं वो क्या होती हैं, क्रिया का साधारण रूप होती हैं। क्या होंगी, साधारण रूप। आम बोलचाल की भाषा में, एग्जाम्पल वगैरह बताने में हम इन्हीं का यूज करते हैं। अब ये और भी कई तरीके से चेंज होती हैं। जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा आपको और ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हम देखेंगे क्रियाओं का वर्गीकरण। तो पहले एक सिंपल सा वर्गीकरण मैं आपको बताता हूं, कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद कितने हैं, ये चीज हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। और भी कई तरीके से वर्गीकरण किया गया है, लेकिन ये मैं कर्म के आधार पर इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि पिछला ही टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था कारक चैप्टर, संज्ञा के अंतर्गत, वहां पर मैंने आपको बताया था कर्म के भेद। अगर आपको ध्यान होगा, नोट्स बना रहे हैं, पीछे पलट के देखिएगा, कर्म कारक में मैंने आपको कर्म के भेद बताए थे। वहां पर कर्म को पहचानने का तरीका भी बताया था कि क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलता है वो क्या होता है, कर्म होता है। अब उसी आधार पर हम क्रिया के भेद करेंगे। उस चैप्टर में आप पिछले वीडियो में जाइएगा और देख लीजिएगा, मैंने आपसे वही कहा था कि इसको थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, आपको क्रिया के चैप्टर में इसकी जरूरत लगेगी। मैं आज आपको फिर वही रिपीट करके बता रहा हूं, ठीक। चलिए, आपकी हेडिंग रहेगी क्रिया के भेद, और उसमें पहला आधार जो होगा वर्गीकरण का वो रहेगा कर्म के आधार पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में इससे, कई टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको किताबों में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। जो चीज़ मैं आज आपको बता दूंगा ये किताब में डायरेक्टली आपको वर्ड टू वर्ड लिखी हुई नहीं मिलेगी। आप किसी भी किताब को छान मारिए, ये कुछ ऐसी व्यवहारिक चीज़ें हैं जो मेरे आपसे पढ़ाने के दौरान, जब टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है तब बताएगा, या फिर कोई चीज़ समझा रहा है तभी बताता है। किताबों में लिखने वाली ये चीज़ें नहीं है। चलिए, पहला वर्गीकरण हम देखते हैं, क्रिया के भेद। हेडिंग है क्रिया के भेद, और जो आधार है विभाजन को वो क्या है, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर थोड़ा राइटिंग पर ध्यान आप मत दीजिएगा, स्पीड में लिखेंगे तो इधर उधर हो सकता है। जब क्रिया कर्म के आधार पर वर्गीकृत की जाएगी तो क्रिया के हो जाएंगे 2 भेद। पहला हो जाएगा अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। दूसरा हो जाएगा सकर्मक क्रिया। अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक 2 प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक, इसका थोड़ा और डिटेल में वर्गीकरण मिलता है। सकर्मक का भी पूर्ण और अपूर्ण सकर्मक में भी मिलता है वर्गीकरण, लेकिन यूपीएसआई का एग्जाम है आपका, इतना ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी वगैरह में जाते हैं, फिलहाल आप इतना ही समझ लिए पर्याप्त है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप फिगर ड्रा कर लीजिएगा, क्रिया के 2 भेद हो जाएंगे। कौन कौन से, अकर्मक और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया 2 प्रकार की, एक कर्मक, द्विकर्मक। ध्यान रखना, आगे आपको समझ इसकी जरूरत पड़ेगी। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ फिलहाल, या फिर इधर ही समझाने की कोशिश करता हूँ, जगह है खाली। अब देखते हैं क्रिया के आधार पर, कर्म के आधार पर। तो पहला क्या हो जाएगा, पहला मैं शुरू करता हूं यहां से सकर्मक से। सकर्मक आप समझ लेंगे, बाकी जो बचेगा वो अकर्मक ही हो जाएगा। चलिए, सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया, एक काम करते हैं,
ये मुझे बिगाड़ना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाएंगे हम। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़े सकर्मक क्रिया कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, क्रिया का प्रभाव दो चीज पर पड़ेगा। जो प्रभाव होगा वो दो चीज पर पड़ेगा, या तो कर्ता पर या तो कर्म पर। अगर प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक कहलाएगी। और अगर कर्ता पर पड़ रहा है तो अकर्मक कहलाएगी। ठीक, अब आते हैं इस पे सकर्मक क्रिया वाली पर। तो ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव की जगह आपको एग्जाम में और भी शब्द मिल सकते हैं, व्यापार, फल, ये तीन शब्द में से कोई भी मिल सकता है। तो ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव या व्यापार या फल कर्म पर पड़े, वो क्या कहलाएंगी? सकर्मक क्रिया कहलाएंगी। डायरेक्टली आप परिभाषा से इस चीज को नहीं समझ सकते, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं डीप में कि अब इसको आप पहचानेंगे कैसे। तो हम क्या करेंगे, जो भी सेंटेंस में क्रिया आई है तो उस क्रिया के साथ क्या करेंगे, दो तरीके से आपको प्रश्न करना है। ये कारक चैप्टर में भी आपको बताया था मैंने। या तो क्या से प्रश्न करेंगे, या तो किसे अथवा किसको से प्रश्न करेंगे। किसे अथवा किसको, इससे प्रश्न किया जाएगा। जो उत्तर मिलेगा, अगर क्या से उत्तर मिल रहा है तो वो क्या है? प्रत्यक्ष कर्म है या प्रधान कर्म है। प्रत्यक्ष कर्म है या प्रधान कर्म है, और ये निर्जीव होगा। ये बात जरूर आप याद रखिएगा। दूसरा देखते हैं, अगर क्या या किसको से उत्तर निकल रहा है तो वो क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर्म होगा। अप्रत्यक्ष कर्म होगा, या इसको क्या बोलेंगे? अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म। और इसकी खास बात यह है कि ये सजीव होगा, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, अब ये तो बात हो गई कर्म पहचानने की। सेंटेंस में हम कर्म पहचानेंगे कैसे? अगर इन दोनों में से किसी एक से या दोनों से अगर आपको उत्तर मिल रहा है तो वह क्रिया कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। और अगर उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो क्रिया कैसी हो जाएगी? वह क्रिया अकर्मक हो जाएगी। इस आधार पर हम कह सकते हैं, अगर उत्तर मिला यानी ये उस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, यानी वो क्रिया सकर्मक है। और अगर उत्तर नहीं मिला यानी कि उसका प्रभाव कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ रहा है, यानी वो क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। अब बात आती है कि क्रिया से इस सकर्मक और अकर्मक के आधार पर या इससे दो प्रकार के क्वेश्चन आपके बनते हैं। कौन कौन से बनेंगे? या तो डायरेक्टली आपको एक क्रिया दी जाएगी और पूछा जाएगा ये सकर्मक है अथवा अकर्मक। क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मान लिया मैंने कह दिया आपसे कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया है और ऑप्शन है आपके सामने उड़ना, चलना, खाना, सोना। ये चार प्रश्न आपके सामने रख दिए। एक ये बनेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है कि निम्नलिखित में से सकर्मक या अकर्मक वाक्य कौन सा है। तो अभी आपके सामने मैं उसके भी एग्जाम्पल रखूंगा। फिलहाल देखते हैं अब हम कैसे चेक करेंगे। अगर देखें उड़ना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, यहां पर थोड़ी और चीजें ध्यान देने वाली है, ध्यान से समझिएगा। उड़ना क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, कैसे चेक करेंगे उसको? क्या उड़ता है और किसे उड़ता है, इन दो चीजों से आपको प्रश्न करना है। क्या उड़ता है, क्या इसका जवाब कोई संभव है?
हाँ, मैं बोल सकता हूँ, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ जाते हैं ये जवाब इसके कि क्या उड़ता है, अगर पूछ ले तो कह दिए कौवा उड़ता है, हंस उड़ता है, मोर उड़ता है, कुछ बोल दिए कबूतर उड़ता है। ध्यान देना ये क्या लिखा हुआ है, निर्जीव। क्या से जो उत्तर मिलेगा वो निर्जीव होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत हो जाएंगे। क्या उड़ता है, कौवा, हंस, मोर, कुछ भी बोल रहे हो, वो निर्जीव नहीं है, सजीव है, यानी कि क्या से इसका उत्तर संभव नहीं है। अब देखो किसे उड़ता है, इससे भी उत्तर संभव नहीं मिल पा रहा है, यानी कि ये क्रिया कैसी हो जाएगी, सकर्मक नहीं है। और अगर सकर्मक नहीं है तो ये कैसी है, अकर्मक है। अब उम्मीद करते हैं आपको सकर्मक और अकर्मक दोनों में अंतर समझ आ रहा होगा। देखते हैं अगली, चलना। चलना किस प्रकार की क्रिया है, क्या चलता है, आप कुछ भी बता सकते हो, जैसे कह दिए पंखा चलता है, ठीक, लेकिन वो चलने की बात मैं कर रहा हूं पैदल वाले की, तो पंखा पैदल तो चल नहीं सकता, यानी कि ये क्या है, क्या से इसका उत्तर नहीं मिलेगा। और अगर आप जबरदस्ती कुछ ला रहे भी हैं, जैसे कह दिया कुत्ता चलता है, तो कुत्ता निर्जीव है या सजीव है, आप बताएं। कुत्ता सजीव प्राणी है ना, निर्जीव उत्तर ही आपको लाना है क्या से। तो क्या चलता है, इसका भी उत्तर संभव नहीं है। किसे चलता है, इसका भी उत्तर संभव नहीं है, यानी ये भी क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। खाना, क्या खाता है, इसका उत्तर संभव है, आम खाता है, सेब खाता है, केला खाता है, मार खाता है, घूस खाता है, कुछ भी हो सकता है, यानी क्या से उत्तर संभव है इसका। किसे खाता है, इससे संभव नहीं है। अब देखिए क्या हो गया कि इसका एक उत्तर संभव मिला, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। इसका एक उत्तर मिला है, ध्यान रखना, एक उत्तर मिला है, किससे, क्या वाले से उत्तर मिला है। सोना, सोना किस प्रकार की, क्या सोता है, इसका भी उत्तर नहीं होना मिलेगा आपको। क्यों, क्योंकि क्या से निर्जीव का उत्तर आना चाहिए, निर्जीव सोना क्रिया निर्जीव वाले करते नहीं है। अब क्या किसे सोता है, इसका भी उत्तर संभव नहीं है, यानी ये भी क्रिया कैसी हो गई, अकर्मक हो गई। आया समझ में, ये क्या हो जाएगी, ये तीनों क्रियाएं क्या हो गई, अकर्मक। एक ऑप्शन मैं आपके सामने और बढ़ा रहा हूं, आगे समझाने में काम आएगा। सिखाता या पढ़ा, खिलाना, खिलाना क्रिया मैंने लिख दिया, इसको भी चेक करिए एक बार। खिलाना क्रिया, क्या खिलाते हैं, खाना खिला रहे हैं, उत्तर संभव हुआ ना। किसे खिलाते हैं, बच्चे को खिला रहे हैं, पापा को खिला रहे हैं, मम्मी को खिला रहे हैं, भतीजे को खिला रहे हैं, कुत्ते को खिला रहे हैं, कुछ है ना, संभव है। यानी क्या और किसे दोनों से उत्तर मिल गए। इसके कितने उत्तर मिले, दो उत्तर। पहली बात तो उत्तर मिला, यानी कि ये क्या है, सकर्मक है। और दो उत्तर मिल गए ना, क्या मिल गए, दो उत्तर मिल गए, क्या से भी मिला और किसे से भी मिला, दोनों से उत्तर मिला। अब देखिए यहां पर क्या है, एक उत्तर, यहां पर दोनों से उत्तर मिल गए, इसमें भी अंतर है थोड़ा सा। सिंपल सी अगर बोले तो ये दोनों क्रियाएं, खाना और खिलाना, ये सकर्मक हैं। अब अगर बात करें एक उत्तर और दो उत्तर मिले, क्या इसमें भी कोई अंतर होता है, तो हाँ बिल्कुल होता है। अभी आपने पढ़ा था कि सकर्मक क्रिया दो प्रकार की, कौन कौन सी, एक कर्मक और द्विकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो ध्यान देना, अगर एक उत्तर मिला है तो वो क्या है, एक कर्मक है। अगर पूछे आपसे खाना क्रिया कैसी है, सकर्मक है, सकर्मक में भी कैसी, एक कर्मक। और अगर दोनों से उत्तर मिल गए तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, द्विकर्मक हो जाएगी। क्या, किसे, क्या और दोनों से उत्तर मिल रहे हैं, तो ये कैसी क्रिया बनेगी, सकर्मक बनेगी। लेकिन कैसी सकर्मक है, द्विकर्मक वाली। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी कि सकर्मक क्रिया के दो भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक, इसको कैसे पहचानेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये बन गया, डायरेक्टली वर्ड दे करके पूछ लिया आपसे, उड़ना, चलना, खाना, सोना, खिलाना, पिलाना, हंसाना, ये सब क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक हैं या अकर्मक हैं। तो डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, क्या किसे, इससे आपको आंसर निकालना है। अगर उत्तर संभव है तो वो क्रिया सकर्मक हो जाएगी, अन्यथा अकर्मक हो जाएगी। अब बात आती है दूसरे टाइप के क्वेश्चन की। क्या होता है, सेंटेंस डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे कि ये सेंटेंस सकर्मक है या अकर्मक। उदाहरण मैं आपके लिए लिखता हूं, जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं। या दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, वह खा रहा है, वह खा रहा है।
ये खाना का एग्जाम्पल ही मैंने लिया है, यहाँ पर भी खाना है और यहाँ पर भी खाना है, खाता और खा रहा। अब तीनों में आप अंतर देखिएगा। अभी तक आपने क्या समझा, खाना क्रिया सकर्मक है, याद रखिएगा। अब अगर मैं पूछूं आपसे सेंटेंस में कि ये वाला वाक्य सकर्मक है या अकर्मक, क्वेश्चन कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से सकर्मक वाक्य है कौन सा, आप ढूंढो। अब कैसे ढूंढेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम क्या पकड़ेंगे, क्रिया। क्या पकड़ेंगे, क्रिया। पहला सेंटेंस क्या है, मैं आम खाता हूं, इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का, यानी खाना क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी। अब हम देखते हैं क्या खाता है, आम, उत्तर मिल रहा है ना, यानी आम क्या है, कर्म है। और जिस सेंटेंस में कर्म आ गया वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। यानी कि ये सेंटेंस कैसा है, सकर्मक है। क्या है, सकर्मक सेंटेंस हो गया। दूसरा वाला देखते हैं, इसमें भी क्या है, वह खा रहा है, कौन सा काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, यानी खा रहा है। क्या खा रहा है, अभी आप देखिए यहां पर क्या था, क्या खा रहा है, संभावित उत्तर आपको ढूंढना होता है। आम खा रहा है, सेब खा रहा है, लीची खा रहा है, कुछ भी। लेकिन जब इसमें आएंगे सेंटेंस में तो आपको इसी में से ढूंढ के बताना है, बाहर दिमाग नहीं लगाना है। वह खा रहा है, क्या खा रहा है, इस बात की जानकारी इस सेंटेंस में नहीं दी गई है। यानी कि ये खाना क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन इस वाक्य में कर्म नहीं आया है। किसे खा रहा है, इससे भी उत्तर नहीं है, क्या खा रहा है, इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा है। तो अगर इस सेंटेंस में कर्म नहीं आया है तो ये क्या बन जाएगा, ये वाक्य अकर्मक बन जाएगा। कैसा है ये वाक्य, अकर्मक है। कुछ निष्कर्ष निकला, नोट करके लिखिएगा। क्या निष्कर्ष निकला है, भले ही यहां पर देखिए खाना क्रिया भले ही सकर्मक है, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में खाना क्रिया आ रही है तो वह सेंटेंस सकर्मक होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक, अब आपको ग्रामर की लैंग्वेज में बताते हैं। सकर्मक क्रिया से बने सेंटेंस आवश्यक नहीं है कि सकर्मक ही होंगे। यह सेंटेंस सकर्मक या अकर्मक होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि उस सेंटेंस में कर्म आ रहा है या नहीं आ रहा है। खाना क्रिया दोनों में है, दोनों खाना क्रिया सकर्मक है और दोनों सेंटेंस में आई है। एक सेंटेंस सकर्मक, दूसरा अकर्मक है। किस बात पर निर्भर करा, क्योंकि इसमें कर्म आया था और इस वाले सेंटेंस में, दूसरे वाले सेंटेंस में कर्म नहीं आया। तो ये क्या बन गया, एक सकर्मक हो गया जिसमें कर्म आया और दूसरा अकर्मक बन गया क्योंकि इसमें कर्म नहीं आया है। अब आपको इसको जो समझ में आए, जैसे समझ में आए वो लिखिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। सकर्मक क्रिया से बने वाक्य आवश्यक नहीं है कि सकर्मक ही होंगे। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस वाक्य में कर्म आया है कि नहीं आया है। ठीक, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, वीडियो पुश करिए, लिख रहे हैं तो आसानी से लिखिए। अब ये चीज है आपका कर्म के आधार पर। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं हम। चलिए ये बात यहां पर खत्म करते हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन बने, डायरेक्टली कौन सा बना, एक सेंटेंस से बन गया और एक डायरेक्टली वर्ड से पूछ लेता है। अब बात आती है अकर्मक की। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। ठीक, अब हम दूसरे टॉपिक पर देखते हैं, अकर्मक क्या है। अकर्मक क्रिया, चलिए यहां पर दो हैं सकर्मक क्रिया के भेद, एक कर्मक द्विकर्मक, ये मैंने आपको बता ही दिया। अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं। एक कर्मक क्या हो जाएगा, ऐसी क्रिया जिनके साथ एक ही कर्म संभव हो, एक कर्मक हो जाएगी। दूसरा द्विकर्मक की ऐसी क्रिया जिनके साथ दो कर्म संभव हो, द्विकर्मक हो जाएगी। हाँ, कुछ छात्र अगर ज्यादा दिमाग लगा रहे हो, अभी मैंने आपको बताया था कि क्या, किसे, दोनों से उत्तर मिले या किसी एक से मिल जाए। तो अब आप दिमाग लगाएं कि एक कर्मक वाले में क्या से मिलेगा या किसे से मिलेगा। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, किसी से भी उत्तर मिल सकता है। ठीक, जैसे मैंने सुरेश को चॉकलेट दी तो सुरेश का है, यहाँ पर किसे से उत्तर मिलेगा, किसे दी, सुरेश को, यानी क्या हो गया, सुरेश। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर्म आया, यानी पहले किसे से उत्तर मिल गया। और यहाँ पर क्या हो गया, क्या से, अभी सारे सेंटेंस आपने क्या है, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं आम खा रहा हूँ, तो आम क्या है, क्या से उत्तर मिलेगा इसका। यानी कि कोई आवश्यक नहीं है
कि एक कर्मक क्रिया के लिए कोई नियम बनाया गया हो कि प्रत्यक्ष कर्म ही आएगा या अप्रत्यक्ष कर्म आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में से कोई भी आ सकता है। तो अगर आपका दिमाग यहाँ तक पहुँच गया हो इस बात को, तो इसको भी क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अकर्मक क्रिया क्या होती। तो ऐसी क्रिया जिनका प्रभाव, क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़े, वो क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। या हम कह सकते हैं ना तो किसे इस बात से उत्तर मिले, ना क्या इस बात से भी उत्तर ना मिले। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल लिखा था, हंसना, चलना, बोलना, बोलना सकर्मक हो जाएगी। क्या बोलता है? उर्दू बोल रहा हूं मैं, तो उर्दू क्या है? कर्म हो जाएगी ना, सकर्मक हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये अकर्मक के कुछ उदाहरण, जैसे चलना, हंसना, ठीक है, उड़ना, ये सब कैसी क्रियाएं हो जाएंगी? अकर्मक क्रियाएं हो जाएंगी। तो ये वाला था आपका कर्म के आधार पर क्रियाओं के भेद। सकर्मक और अकर्मक दो प्रकार के। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की, एक कर्मक और द्विकर्मक। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके एग्जाम के नज़रिए से। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं देखूंगा क्रियाओं के जो अन्य भेद हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भेद उसमें आपको बताए जाएंगे। नाम धातु या नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रियाएं क्या हैं, सहायक क्रिया क्या हैं, सजातीय क्रियाएं क्या हैं, और भी क्रियाओं के कई सारे भेद होते हैं। वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। अगर इसी में मैं पूरा बताऊंगा तो मैं भी थक जाऊंगा, आप भी थक जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो इसको मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। क्रिया चैप्टर आपका 2 पार्ट में जाने वाला है। तब तक आप जुड़े रहिए, देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।